नमस्कार दोस्तों चलिए आज एक और शहीद को याद कर लेते हैं। वो याद करना इसलिए ज़रूरी है कि उसको सरकारी अदारों में या बड़े बड़े जो संगठन हैं या बड़ी बड़ी जो पार्टियां उनके अदारों में कोई भी याद इन दिनों नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी शख्सियतों को ज़रूर याद कर लें। ख़ास तौर से जो दिन उनकी शहादत का हो, जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली हो, उस दिन याद करना हमारा एक मैं समझता हूँ कि ये एक फ़र्ज़ भी बनता है। और अगर हम इतना भी ना कर पाएँ तो हम वाकई उस आज़ादी के हकदार नहीं हैं जिस आज़ादी में सांस लेने की सारी सामर्थ्य उन लोगों ने हमें प्रदान की थी। मित्रों, ऐसे एक शहीद थे क्रांति कुमार। क्रांति कुमार का जिक्र इसलिए मैं ज़रूरी मानता हूँ कि ये क्रांति कुमार जो नाम है ये भी शहीद आज़म भगत सिंह ने ख़ुद अपने दोस्त को दिया था। ये गहरे दोस्त थे दोनों। इनका मूल नाम जो था वो हंसराज था। और जब हंसराज नाम का एक और क्रांतिकारी साथी जब सरकारी मुखबिर बन गया तो भगत सिंह ने कहा कि हंसराज तो मुखबिर का नाम है यार, तेरा नाम नहीं हो सकता, तेरा नाम हम आज से बदल रहे हैं, तेरा नाम क्रांति कुमार होगा आज से। और उसके बाद भगत सिंह ने एक संगठन बनाया, आज़ाद नौजवान सभा। आज़ाद नौजवान सभा में पहली बार एक महासचिव की नियुक्ति हुई और भगत सिंह ने सबसे पहले अपने इस दोस्त पर यकीन किया और उसको उस संगठन का, उस पार्टी का महासचिव बनाया। और कुल मिलाकर ये शख्स 16 साल जेलों में रहा स्वाधीनता संग्राम के दिनों में। और इस शख्स को एक बार भगत सिंह के साथ बहुत सारे जो आज़ादी के दौरान बहुत सारे जो संघर्ष की जो वारदातें थी उनमें हिस्सा लेने के आरोप में इसे उम्र कैद की सज़ा हुई और लाहौर के शाही किले में इसको रखा गया। और उसके बाद जब इसने हाई कोर्ट में अपील की कि जब मेरे ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं मिल रही तो ये गवाही जो है एक ही गवाह की गवाही पर मुझे इतनी लंबी सज़ा दी गई है। इसका मकसद ये था कि अगर मैं बाहर आता हूँ तो बाहर आकर मैं फिर से उन अधूरे कामों को पूरा कर सकूँगा जो हमारे साथियों ने तय कर रखे हैं। हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई दी और उसमें सिर्फ एक गवाह था जिसकी गवाही के आधार पर इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। और मुझे क्रांति कुमार जी स्वयं बताया करते थे, क्योंकि बाद में उनसे बहुत मुलाकातें होती रहीं, कि वो गवाह इसलिए सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ भुगता था, क्रांति कुमार जी बताते हैं, क्योंकि उसे ये कहा गया था कि अगर तुमने इस केस में गवाही दे दी तो हम तुम्हें राय बहादुर की पदवी दे देंगे। और उस शख्स को राय साहब या राय बहादुर की पदवी दे दी गई। और राय साहब और या राय बहादुर जो भी पदवी दी गई, उसी पदवी के बूते पर उसको बाद में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संयुक्त पंजाब की विधान परिषद का मेंबर भी चुना गया। और ये सारी चीज़ें हुई। और दूसरा उनको सबसे बड़ा अफसोस ये था कि क्रांति कुमार को कि सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये थी कि शहीद आज़म भगत सिंह और B.K. दत्त दोनों के ख़िलाफ़ गवाही देने वाले इंसान के नाम पर दिल्ली में एक सड़क बन गई। दोनों के ख़िलाफ़ जो असेंबली बम कांड था उसमें जो सबसे ज़्यादा पुख्ता गवाही देने वाला शख्स कौन था, आप भी हैरान होंगे। वो प्रसिद्ध लेखक सरदार खुशवंत सिंह के पिताश्री थे शोभा सिंह। सर शोभा सिंह के नाम पर आज दिल्ली में एक पूरी सड़क है। और क्रांति कुमार के मुताबिक सर शोभा सिंह की गवाही के आधार पर ही दोनों को सज़ा हुई थी, जो असेंबली बम केस था। और असेंबली बम केस की खूबसूरती का एक क्रांति कुमार जिक्र ये भी करते हैं कि उसमें पर्टिकुलरली विशेष रूप से B.K. दत्त ने सारा इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने की कोशिश की। वो इसलिए कि वो चाहते थे कि मेरी तो कोई बात नहीं, पर ये भगत जो है ना, भगत सिंह को भगत ही बोलते थे सारे क्रांतिकारी, ये भगत जोशीला है, ये बहुत कुछ कर सकता है, इसको बरी रखा जाना चाहिए। अगर ये बरी हो जाता है तो मैं सारा का सारा इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने को तैयार हूँ। और उसने ये किया भी। अदालत में अपने सारे बयानों में B.K. दत्त ने सारी की सारी जो इल्ज़ामात की जो फहरिस्त थी वो अपने नाम दर्ज करवाई।
मगर उसी शख्स की, एक शख्स की गवाही ने दोनों को उस केस में फंसाया और वो शख्स को मुआवजे के तौर पर, इनाम के तौर पर राय बहादुर का पद भी मिला और बाद में स्वतंत्र भारत में उसको विधान परिषद की सदस्यता भी मिली। तो मित्रों, ये एक स्थिति है जिसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्रांति कुमार को, चलिए ये कहानियाँ तो पुरानी हो गई, नई कहानी ये शुरू होती है कि क्रांति कुमार जब वहाँ से स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब आए तो ग्रेजुएशन कर रखी थी पुराने वक्तों की, उसके आधार पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी और उम्र का एक ताल्लुक़ था तब भी कि 55 साल के बाद या 58 साल के बाद तब रिटायरमेंट हो जाती थी और क्रांति कुमार को 1.5 साल के बाद ही रिटायरमेंट पीआईबी से दे दी गई क्योंकि उम्र पूरी हो चुकी थी। और क्रांति कुमार को जब रिटायरमेंट मिली तो उसके बाद पेंशन की बात उठी तो ये कहा जाने लगा कि जिसकी सर्विस 1.5 साल की हो वो पेंशन का हकदार नहीं हो सकता, इन्हें कोई पेंशन नहीं मिली। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये ज़रूर है कि ये पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में एक ऑफिसर के तौर पे काम करते रहे। जब बाहर निकले वहाँ से बरी होकर, वहाँ से रिटायर होकर, तो उसके बाद हालत ये आ गई कि घर में कोई भी बैंक बैलेंस नाम की चीज़ नहीं और 6 लड़कियाँ, आप अंदाज़ा लगाइए, सबकी शादी अभी करनी है। ये एक एक्स्ट्रा, एक दिमाग पे, जहन पे बोझ। और उसके बाद ये भी कि ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो इस शख्स ने सबसे पहले ट्रिब्यून अखबार की नामानिगारी शुरू की। ट्रिब्यून में संवाददाता के रूप में नियुक्त हो गए, मिलाप में भी काम करने लगे, थोड़े बहुत पैसे वहाँ से आने लगे, गुजारा चलने लगा। लेकिन वो गुज़र औकात थी, उसमें कुछ इसको हासिल नहीं हुआ इनको। और एक पत्रकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ही 1964 में जब ये पंजाबी सूबा एजिटेशन और महापंजाब आंदोलन, जब इस पूरे पंजाब में, अविभाजित पंजाब में पुनर्गठन से पहले की बात है, हरियाणा के स्थापना से पहले की बात है, जब उसमें ये दंगे हुए तो उन दंगों में दंगाइयों ने उस दुकान को भी आग लगा दी जिस दुकान में क्रांति कुमार और उनके 2 साथी बैठे हुए थे। क्रांति कुमार वहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हुए थे कि मुझे शाम को अपने अखबार में, ट्रिब्यून में खबर भेजनी है, अगर मैं यहाँ से भी भाग गया तो खबर कहाँ से भेजूँगा। और वो वहाँ से दूर जा नहीं पाए और तभी लोगों ने शटर बार से बंद करके उस दुकान को आग लगा दी और उसमें क्रांति कुमार को ज़िंदा शहीद कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी किसी प्रकार की सरकारी इमदाद या सरकारी राहत का मोहताज ना रहा हो, जिसने इनकार किया हो कि मैंने जो कुछ किया अपने वतन के लिए किया, वतन की आज़ादी के लिए किया और मैं उसका कोई मुआवजा इन सरकारों से क्या लूँगा, ये सरकारें मुझे क्या दे लेंगी। और उसने हमेशा ये कोशिश की कि जितना भी हो सके वो स्वयं खुद करे। और एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री उस वक्त के प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने कोशिश भी की कि एक कोयले का डिपो इनके नाम अलॉट करके भेज दिया और उन्होंने वो कोयले के डिपो की अलॉटमेंट कागज़ वापस भेज दिया कि इसमें सिवाय कोयलों की दलाली के और कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, सारी उम्र मैंने ना तो मुंह काला किया ना हाथ काले किए, ये काम क्यों करवाता है। वो भी वापस कर दिया और वो भी लेने से इनकार कर दिया। पत्नी का देहांत हुआ कैंसर से जूझते हुए और हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि इनके बच्चों को, इनके बेटे को, शायद प्रमोद कुमार नाम था, तो इनके बेटे को एक दुकान पर बर्तन मांजने पर मजबूर होना पड़ा। और वो बर्तन मांजने वाली जो स्टोरी जब मीडिया में फैली तो उस वक्त ये एक प्रकार से कोहराम सा मच गया कि हम अपने परिवेश के लोग, हमारे जो एक मुआशरा है उसके लोग किस कदर हम लोग मानवीय मूल्यों से टूट चुके हैं, दूर हो चुके हैं कि हम एक शहीद के परिवार की देखभाल करने के लायक भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत मित्रों, मैं इस बात को यहीं कोशिश करूंगा कि इसको यहीं पर एक विराम दूं क्योंकि ये किस्सा बहुत लंबा है। पानीपत में उस शख्स के नाम पर एक चौक का नाम रखने की बात चली। वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ओके कर दिया, म्यूनसिपल कमेटी ने ओके कर दिया, प्रस्ताव पारित हो गया। और प्रस्ताव पारित होने के आज उस बात को 1 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वहाँ कोई
किसी चौराहे का नाम क्रांति कुमार चौराहा जो है वो नहीं रखा जा सका, बावजूद एक म्यूनसिपल रेजोल्यूशन के। और दिक्कत सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त क्रांति कुमार जी भी ये महसूस करते थे कि यार ये कैसे आदमी, हमारे परिवेश के लोग, जब मुझे कोसना होता है किसी बात के लिए तो मुझे कांग्रेस का बंदा ठहरा देते हैं, और जब विरोधियों को कोसना होता है, जनसंघ वालों को, जब उन दिनों ये बीजेपी नहीं थी, भारतीय जनसंघ थी, जब उनको कोसना होता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमे हुए, तो ये सारा सिलसिला सिर्फ ये है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमेबाजी के लिए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ आरोपों प्रत्यारोपों में शहीद आज़म क्रांति कुमार की कोई भी यादगार अब तक नहीं बन पाई, और ना ही कोई तवक्को है कि बन पाएगी। इतना ज़रूर था, मुझे याद है कि उनकी इस शहादत वाली वारदात से लगभग 6 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो तब मैंने कहा था कि भगत सिंह की कोई यादगार भी है, तो उन्होंने हाथ की घड़ी दिखाई कि ये देखो घड़ी, उसने मरते दम तक अपने शरीर की एक एक चीज़ अपने दोस्तों में बांटी थी, और मुझसे ज़्यादा प्यार रखता था कमबख्त, और मुझे उसने अपनी घड़ी उतार के दे दी थी कि जा तुम्हें ये दी, याद तो रहेगा कि तेरे यार ने तुम्हें घड़ी। और उस घड़ी के पिछले तरफ, अंदर की तरफ भगत सिंह का नाम भी उर्दू में बाकायदा लिखा हुआ था, और वो कहते थे कि भगत सिंह ने अपने हाथ से उकेरा था, और वो घड़ी भी उसी शव के साथ पाई गई जो लाश उस दिन क्रांति कुमार की वहाँ पर नसीब हुई थी। तो मित्रों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका परिवार तो पूरी तरह से इस देश के प्रति समर्पित रहा, वो किसी पार्टी का परिवार नहीं था। तो वो सबसे जो तकलीफ़ दे बात है कि हम जब इन शहीदों को याद करते हैं तो उनके परिवारों के प्रति हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी ध्यान रखें और उनको सम्मान दें। बहुत अरसे के बाद उनकी बेटी ने, उर्वशी कुमारी ने, एक पुस्तक उनकी स्मृति में उनके संस्मरणों की छपवाई, लेकिन वो पुस्तक उतनी ही आगे पहुंच पाई जितनी वो पहुंचा सकती थी। तो ये एक हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जब कभी ऐसी एक उपेक्षा की कोई मिसाल हमारे सामने आती है तो हमें उस बारे में कोई स्टैंड लेना चाहिए। और हमें अब जबकि हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो कम से कम आज़ादी के इन दीवानों, इन परवानों को ज़रूर ढंग से याद करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।